9 मई के साने के हुए आज 1 साल हो गया। 1 साल में बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान में। आज 1 साल के इख्तिताम के मौके पर ये जानना ज़रूरी है कि 9 मई का वाक़या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब कर सकता है। आपको इस वक्त 9 मई के हवाले से 2 धारे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। सानिया, 9 मई के मंसूबा साजों और किरदारों से कोई समझौता हो सकता है, न ही डील। खुद को मासूम जाहिर करने वाले असल रहनुमा को भी अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा शरपसंदों ने दानिस्ता तौर पर रियासत। एक वो धारा है जो DGI-SPR ने अब से चंद दिन पहले अपनी ब्रीफिंग में किया और उस धारे को एक ख़ास धार दी। उन्होंने 9 मई के हवाले से एक कोलाज भी तरतीब दिया और दिखाया कि उनके इदारे के ख्याल के मुताबिक 9 मई के वाक़यात कितने अंदोनाक हैं और किस किस्म के वाक़यात हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी आज के दिन के बाद? कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, उनका हुक्म है कमांडर हाउस को आग लगाएंगे, आग लगाएंगे, आग लगाएंगे। उनका घर रैंसैक कर दिया, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया। आपको जगह बताई गई है, सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहाँ पे निकले, इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले। इंशाल्लाह GHQ जाएंगे अल्लाह। दूसरा धारा भी तेज़ है और इसकी धार भी इतनी ही तेज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने के ऊपर जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उसके अंदर हम आपको उनके बयानात की एक शक्ल दिखाना चाहते हैं। ख्याल ये किया जा रहा था कि 9 मई के वाक़े के ऊपर कुछ ऐसा रवैया अपनाया जाता जिससे आगे वाली राह का मुतय्यन करना आसान हो जाता कि बीच का रास्ता कोई निकल आए। लेकिन जिस किस्म का रद्द-ए-अमल उनकी तरफ से आया, लगता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के धारे के साथ उन्होंने मुकम्मल तौर पर टकराव का प्लान बनाया हुआ है। DGI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं और अपनी पार्टी की तरफ से रिजेक्ट करते हैं। आपको अथॉरिटी किसने की है कि आप टॉक्स करें किसी का साथ? आप तो टूल है, स्टेट का टूल है। ये मुल्क जो है इस वक्त इसके ऊपर एक तबका काबिज है और इस्टेब्लिशमेंट उसका एक हिस्सा है। PTI इंतशार नहीं फैला रहा। यही टोला जो कि हमें अटैक कर रहा है, जो हमें इल्ज़ाम दे रहा है, असल में इंतशार फैलाने के जिम्मेदार यही लोग हैं। अब इन 2 धारों के दरमियान 9 मई का तमाम वाक़या बैठा हुआ है। हमें 9 मई के हक़ाइक़ को जानने की ज़रूरत है। वो तमाम लोग जो इस वाक़े को कवर कर रहे थे, इसका तज़किया कर रहे थे, 9 मई को 1 साल के बाद कैसे देखते हैं और इन 2 धारों के तनाव का क्या नतीजा निकलेगा। नौ मई को क्या हो रहा था? हमने इमरान खान को इस्लामाबाद मोटरवे टूल प्लाजा से रिसीव किया था और हम उन्हीं के साथ जो थे वो G11 कोर्ट कम्प्लेक्स तक गए थे, जहां पर उनकी पेशी थी और बाद अज़ां उन्हें वहीं से गिरफ़्तार किया गया था। लेकिन हमारी जो ड्यूटी थी वो उनकी आमद और रवानगी तक महदूद थी। जब ये खबर बाहर निकली कि इमरान खान साहब को अंदर से गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्हें गिरफ़्तार करके वहाँ से नैब के दफ्तर में मुंतकिल किया जा रहा है, तो इस दौरान जो PTI के कारकुनान थे जो कश्मीर हाईवे पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर हंगामा आयरी शुरू की। मैं पेशावर प्रेस क्लब में मौजूद था। पेशावर के असाइनमेंट डिस्क से कॉल आई कि बानी PTI को गिरफ़्तार कर लिया और मुल्क भर में एहतजाज हो रहे।
तो जैसे ये खबर मिली तो ये बड़ी हैरान कुन खबर थी हमारे लिए, क्योंकि इससे पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा चुकी थी और मार्च में उन्हें वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाने की कोशिश की गई थी। तो बड़ा एक बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था, जिसमें ऑफिस आते ही मुझे मेरी असाइनमेंट की तरफ से ये कहा गया कि आप लिबर्टी मार्केट चले जाएं, लिबर्टी राउंड अबाउट, वहाँ पे पीटीआई के कारकुनान कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे पास कुछ इतलात आ रही हैं कि पिंडी में भी कोई गैदरिंग जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में पीटीआई के कारकुनान की शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत मौसर हथियार है और उन चंद घंटों के अंदर इस हथियार को बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल भी किया गया। अमूमन तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर होती है जिनके ज़रिए मालूमात ये फराहम की जाती हैं, और वहाँ पर अगर आप जाके देख लें उस दिन में सैकड़ों ट्वीट्स किए गए कि क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या एक्टिविटी होने वाली है और किसने क्या काम करना है। लेकिन जो पोशीदा किस्म के सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं उनमें मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स को नंबर 1 कहूँगा। मेरे ख्याल में उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तमाम हड़बोंग को, इस तमाम फसाद को एक नई शक्ल दी। ये मैस मीडिया के ज़रिए पैगाम नहीं भिजवाया गया, सिर्फ मैस मीडिया तो बाद में आया। ये बुनियादी तौर पर फोकस्ड ग्रुप्स जो थे व्हाट्सएप के, उनके ज़रिए पैगामात की रसानी की गई और बहुत आसानी से पैगामात पहुंच रहे थे। देखिए, उन्होंने अपने पहले से तैयारी की हुई थी जो हमें नज़र आ रहा है, जिसमें हमने कुछ वीडियो मैसेजेस सुने और मुझे नहीं समझ आ रहा कि अगर ये सबूत सही हैं तो इन सबूतों की बिनाद पर अभी तक फैसला क्यों नहीं हो सका उन केसेस का। असम्बली चौक तक हम इनसे आगे आगे आ रहे थे और जब ये लोग बालेसार पहुँचे तो उन्होंने कोशिश की कि हम बालेसार में, मुजाहिरीन ने कोशिश की कि हम अंदर चले जाएं। और सबसे ज़्यादा जो उस वक्त एहतजाज या लोग मुश्तइल थे वो ज़मान पार्क या कैनाल रोड पर एक बड़ा हजूम लोगों का जमा हो चुका था और मुश्तइल लोग थे जिनके हाथ में डंडे थे, जिनके पास पत्थर मौजूद थे, रोड को ब्लॉक कर चुके थे और आने जाने वाली गाड़ियों पर मुक्के बरसा रहे थे। रश कर रहे थे कि हम फौरी तौर पर रावलपिंडी में मरी रोड पर पहुंच जाएं। हम काफ़ी कोशिश करने के बाद जो है वो प्रेस क्लब के बाहर 15 के पास पहुंचे। जो पीटीआई की लोकल लीडरशिप थी उस वक्त के अरकान पंजाब असम्बली, उनको देखा, वो उनको लीड कर रहे थे और उन्होंने अपने मुंह जो थे वो मुख्तलिफ कपड़ों से ढांप रखे थे। नारे लगना शुरू हो गए कि कोर कमांडर हाउस की तरफ चलो, कोर कमांडर की तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया, जो हमने खुद सुना भी, इस एहतजाज का को जो है ना वो फौरी तौर पर सदर कैंट की जानिब मोड़ा जाए और GHQ के गेट के सामने जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। जो तहरीक इंसाफ थी वो ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी थी। बानी चेयरमैन ने अपनी जमात को तैयार कर दिया था कि मैं गिरफ़्तार होने वाला हूँ और मेरी गिरफ़्तारी के बाद किस तरीके से कहाँ कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर असेंबल होकर जाना है और हमला करना है। और इस हवाले से मई के अंदर ही एक मीटिंग होती है चक्री के इलाके में, रावलपिंडी में, और वहाँ पर ये बात डिसाइड होगी थी कि अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ़्तार किया जाता है तो GHQ की तरफ उन्होंने मार्च करना है। कारकुनान शेलिंग अपनी तरफ जब उनके गोला उनकी जानिब आता था तो वो उससे भागकर दूसरी साइड पे जाते थे और दोबारा GHQ की जानिब भागना शुरू कर देते थे। और ये 3 मुख्तलिफ मकामात से इनकी जो आमद थी या इनकी जो कोशिश थी वो GHQ के गेट की जानिब जाने की वो जारी थी। लिबर्टी चौक की निस्बत ज़मान पार्क के सामने जो मुजाहिरीन थे वो ज़्यादा मुश्तइल थे। इन तमाम ने कंटोनमेंट का जो चेक पोस्ट है उसकी तरफ आना शुरू कर दिया। 3 या चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद ना मारधाड़ शुरू हो गई। अब बिला वजह ही ना किसी ने आगे से कुछ मुज़ाहमत की कि आप लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब कुछ लोगों ने ना वहाँ से बिला वजह गाड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दी और कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस की तरफ जाना शुरू हो गया। जब ये रेड जोन की तरफ रवाना हो गए ये मुजाहिरीन, तो वहाँ पे फिर इनका कोई लीडर जो है वो मौजूद नहीं था। जब ये बालेसार पहुँचे तो उन्होंने कोशिश की कि हम बालेसार में अंदर चले जाए, लेकिन इतने में कुछ लोगों ने कहा आपस में कि नहीं,
हमने रेड जोन जाना है। रेड जोन में चूँकि असम्बली है, DC ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, हाई कोर्ट का भी गेट है, वहाँ से कोर कमांडर हाउस है, रेडियो पाकिस्तान और वहाँ पे APP का ऑफिस भी था, वो तमाम जो है वो ख़ास तर हुआ था। ये डिसाइड करना मुश्किल हो चुका था उस वक़्त की कमांड के लिए कि नफरी जो है वो फौरी तौर पर कहाँ मूव करवाई जाए। क्या ये वाकई कोर कमांडर हाउस पहुंच सकेंगे जो लोग यहाँ से निकले हैं, या ज़मान पार्क के सामने नफरी को रोक दिया जाए, या बाबू साबू जहाँ पर एहतजाज शुरू हो चुका है मोटरवे के करीब, वहाँ पर नफरी मूव करवाई जाए। तो शायद इस डिसीजन में कुछ डिले आया। हमें इस बात का अंदाज़ा तो था कि इनकी जो आपस में इनकी गुफ्तगू रहती थी, जो ये वहाँ पे ज़मान पार्क में रोज़ इनकी क्लासेस होती थी और ये ख़ताब फरमाते थे, तो उसमें ये तो था कि जी हम कोर कमांडर्स हाउसेस के बाहर जो है वो करेंगे एहतजाज, GHQ के बाहर करेंगे, फ़लाँ जगह पे करेंगे। लेकिन हमारा ख़्याल ये था या हमारी असेसमेंट थी कि एहतजाज करेंगे। हमला करें वाली बात जो है वो मेरा ख़्याल है कि किसी ने भी जो है ना वो इस हद तक नहीं जाना कि ये हमलावर हो जाएंगे, दाखिल हो जाएंगे, आग लगा देंगे, लूट मार करेंगे। और जब लोगों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिना उसके अंदर जाने की कोशिश की, तो चंद सिक्योरिटी एहलकार गेट पर तैनात थे। उन्होंने रेजिस्ट किया, रोकने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उस वक्त तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो उनको भी पीछे हटना पड़ा और ये लोग गेट खोलकर अंदर जिना उसकी हदूद में दाखिल हो गए। घर का दरवाजा तोड़ के मेन अंदर दाखिल हो गई है। तो एक सीन जो मैंने देखा, वहाँ पे जिसके हाथ जो आ रहा था ना, वो उसको पकड़ के भाग रहा था। रात को अचानक ये खबर चल पड़ी कि मेट्रो स्टेशन जो है 6 रोड का, वहाँ पर PTI के मुश्तिल कारकुनान ने हमला किया और उसमें आग लगा दी है। अरे भाई हमारे ही अपने ही लोगों के पैसों की है यार। शाम 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक गुलबर्ग में अस्करी टावर के बाहर भी पुलिस और मुजाहिरीन के या तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान लाठी चार्ज का, शेलिंग का और पथराव का सिलसिला जारी रहा। रात हो गई, फिर मैंने सोचा कि अब रात का वक्त हो गया, अब ज़रा कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके देखा जाए कि अंदर की क्या सूरत हाल है। हर जगह पे आग लगी हुई थी, थोड़ी सी आग यहाँ पे लगी हुई है, थोड़ी इधर लगी हुई है, दरख्तों को आग लगी हुई है, और बिल्डिंग की तो हालत इतनी बुरी थी कि सारी बिल्डिंग को उन्होंने आग लगाई हुई थी। उसके बाद ये मुकदमात जो थे वो सामने आना शुरू हुए, और सबसे अहम मुकदमा रावलपिंडी में जो दर्ज हुआ वो GHQ गेट पर अटैक और इसी तरह हमज़ा कैंप जो है मरी रोड पर, उस पर हमले का था। थाना सादकाबाद में जो मुकदमा दर्ज हुआ वो मेट्रो स्टेशन को जलाने का था। इन तमाम मुकदमात में पुलिस ने गिरफ्तारियां करनी शुरू कर दी। तमाम के तमाम PTI की लोकल लीडरशिप और इनके एक्टिविस्ट जितने थे, एक्टिव कारकुनान जितने थे, ये सारे के सारे छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए, रावलपिंडी से बाहर के इलाकों में चले गए। पुलिस जो थी उसने 11 मई से इनकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें जो थी वो बनाकर इनकी गिरफ्तारी के लिए रेड्स करना शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तलब करा लिया। सुप्रीम कोर्ट में जब वो आ रहे थे तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट फ़ोन करते हैं उस ज़माने के, जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं इस्लामाबाद के, उनको कॉल करते हैं। उनको कॉल करके रजिस्ट्रार साहब फरमाते हैं जी कि आपने प्रिजनर वैन के अंदर उनको नहीं लेकर आना, और फिर वो उनके लिए मर्सिडीज़ बेंज भिजवाते हैं। वो मर्सिडीज़ बेंज कौन से महकमे की है, मेरे ख्याल से पुलिस के पास तो वो मर्सिडीज़ बेंज है ही नहीं। वो चेयरमैन नैब के जो है ज़ेर इस्तेमाल या उनके नाम के ऊपर जो IV गाड़ी जो कि नैब के पूल के अंदर मौजूद थी, मर्सिडीज़ बुलेट प्रूफ, वो गाड़ी पर जनाब तशरीफ़ लेकर आते हैं जजेस गेट से। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई मुलजिम जिसके ऊपर इस किस्म का जो है वो इल्ज़ाम हो, नैब का मुलजिम हो, वो मर्सिडीज़ में आया है। और जब वो आता है कमरा अदालत में, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, और वो इतना तेज़ चल कर आए
उस दिन इतना तेज़ चल कर आए, उससे पहले जब गिरफ्तार हुए हैं तो वो व्हील चेयर के ऊपर हैं, और जब वो जजेस गेट से अंदर आ रहे हैं तो यकीन करें कि अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब वो भागते हुए उन तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो यानी धोखा दिया उन्होंने कौम को, सब दुनिया ने देखा। फिर गुड टू सी यू करने के बाद फिर ये किया कि उन्होंने कहा जी कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर आइनी है और वो गिरफ्तारी तसव्वुर ही ना की जाए कि वो गिरफ्तार हुए हैं। होना ये चाहिए था कि सबरी ट्रायल होते और इनको विद इन 30 डेज जो है इनको सज़ा दे के मामले को जो है वो फारग कर दिया जाता। ना किसी को ये गिला रहता कि जी बेगुनाह पकड़े गए हैं, और ना किसी को ये होता कि जी मैं तो बेगुनाह हूँ तो मुझे पकड़ा गया है। जिनकी सज़ा बनती तो उनको सज़ा होती, जिनकी नहीं बनती थी वो बरी होते। इसके बरक्स जब उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, जाहिर है उसमें बहुत ज़्यादा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई। लोगों के घरों पर रात को छापे मारे गए, औरतों को, बच्चों को हरास किया गया, वहाँ से सामान के और कीमती चीज़ों के लूटने की इतलात भी आई हैं जिसकी कोई तहकीकात नहीं हो सकी। और मैं इन बातों पे इसलिए सिर्फ इनको रद्द नहीं कर सकता कि ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ख़ास तौर पे पुलिस है, उसका रवैया ऐसा ही रहा है। मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। फौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया गया, उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे। फौज है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान है तो हम सब। मैं ऐसे एजेंडे के साथ अब नज़ीर नहीं चल सकता। पीटीआई को भी छोड़ रहा हूँ। मैं पीटीआई से मैं दस्तबरदार हूँ। मैं पीटीआई को खैराबाद कहता हूँ। 9 मई के बाद क़यादत की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। सिविल और मिलिट्री रिलेशंस है वो माँ बाप की तरह से होता है। ना हमारा दीन इसकी हमें तरबियत देता है, ना हमें घरों में ये तरबियत मिलती है। मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। जिम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से। पीटीआई को खैराबाद कहती हूँ। पीटीआई के ओहदे हैं, हम उन ओहदों से दस्तबरदार होते हैं। कुछ लोगों ने जो बहकावे में आए, ब्रेन वॉश हुए थे, जिनको एहसास हो गया कि जी हम गलत काम कर बैठे हैं, तो रियासत माँ की तरह होती है। रियासत ने जब उन्होंने माफ़ी मांगी और तौबा की तो उनको गले लगाया। और आइंदा भी मैं आपको बताऊं कि जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, जो लोग मुलव्वस हैं 9 मई के अंदर, उनको माफ़ी मांगनी होगी। यानी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को या उनकी जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की लीडरशिप है पीटीआई की, उन तमाम के तमाम लोगों को कन्फेशन करना होगा, अपनी गलती का एतराफ़ करना होगा, अपनी गलती पर शर्मिंदगी और नदामत का इज़हार करना होगा और अपनी गलती के ऊपर माफ़ी मांगनी होगी, कौम से भी और रियासत पाकिस्तान से भी। जो मेन कल्प्रिट थे 9 मई के, वो बिल्कुल पकड़े नहीं गए पूरे साल के दौरान, 10 महीनों के दौरान। और रोपोशी में उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट साइन किए, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वो कबूल हुए, फिर वो मुंतखब हुए, फिर वो हल्फ उठाने के लिए उन्होंने आना था, उनको ज़मानतें मिली हैं अदालतों से, वो आए हैं, वो इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। मेरी हुकूमत और मुतल्लिका इदारे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है या जुडिशरी है, आज भी इमरान खान के साथ वो नरम है। मेरा गिला है अपनी हुकूमत पिछली से भी, अभी से भी, मेरा गिला है उनको लाने वालों से भी, मेरा गिला है सहूलतकारों से भी। इस मॉन्स्टर को रोकें, इसने मुल्क का सत्यानाश किया है, अभी भी उसके हामी बैठे हुए हैं। खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ जी हमें तो फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि हमारा तो आपने इंतखाबात में इलेक्शन जो हमारा पार्टी सिंबल था वो भी छीन लिया, हमारे उम्मीदवार जो हैं वो पार्टी टिकट पर इलेक्शन ना लड़ सके, हम लोग आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, लेकिन उसके बावजूद भी आज़ाद अरकान की हैसियत से ही हमें फ़तह भी मिली, यानी कि हमारी अक्सरियती अरकान जो हैं वो पार्लियामान में आपको नज़र आए, नेशनल असम्बली के अंदर नज़र आए, तो वो इसको अपनी फ़तह भी तसव्वुर करते हैं कि ये जो हमारा नैरेटिव था ये बिका अवाम में। नौ मई को जो कुछ हुआ वो हमारी तारीख पर बड़े गहरे दाग छोड़ गया और उसके नतीजे में हमारी सियासत भी मुतासर हुई, हमारी अदालत भी मुतासर हुई और हमारी सियासी जमातें जो हैं
उनकी स्पेस भी कम हो गई और पीटीआई जो है अगरचे इसकी जिम्मेदारी लेने से गुरेज कर रही है, लेकिन इसके कई मुतल्लिकीन जो हैं बहरहाल किसी न किसी तौर उसमें मुलव्वस थे। वो दवाई जो इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ को पिलाई थी दूसरों को देने के लिए, वो दवाई फिर तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट को पिलाना शुरू कर दी। तो मेरे नज़दीक आई थिंक जो 9 मई है वो इस्टेब्लिशमेंट के करदा ना करदा गुनाहों की सज़ा का दिन है, और वो जो बीज उन्होंने बोया था जब वो तनावर दरख्त बन गया तो उसकी जड़ें जो हैं उसने इस्टेब्लिशमेंट को ही खोखला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देख लें, तारीख उठा के देख लें, आपको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि दुश्मन ने तो की हों, दुश्मन अनासिर की तरफ से तो हुई हों, लेकिन अपने ही लोगों को इस तरीके से भड़का के, वरगला के, पाकिस्तान के जो रियासती अलामतें हैं उन पर हमला कर देना, इस तरीके से शहदा की यादगारों को निशाना बनाना, ये कभी नहीं हुआ है। और ये एक अगर इससे मुहर्रिकात आप देखें जो इसके पीछे की पूरी कहानी है तो नफ़रत का एक बयानिया उसको परवान चढ़ाया गया। इसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है कि था क्या वाक़या सारा, क्योंकि अगर देखा एक सिर्फ लोगों की बात नहीं थी, 150-200 लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे और इतना बड़ा हंगामा हो जाता है जबकि कोर कमांडर खुद वहाँ मौजूद थे। तो ये सबसे बड़ी तो एक तसाइली की बात अगर कह सकते हैं तो ख़ुद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की में थी कि क्या वजह थी कि इस किस्म का वाक़या हुआ और कोई उसका जो है उसके ऊपर जो है इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। पीटीआई ने एक गैर सियासी फैशिस्ट रवैये को ना सिर्फ जन्म दिया, परवान चढ़ाया, बल्कि उसकी कल्मिनेशन थी मई 9 को जब वो अपने बनाने वालों के पीछे ही पड़ गए और उन्हीं पे उन्होंने हमला कर दिया। उस दिन बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स दिया आपकी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने। कोर कमांडर लाहौर के घर को जलाना जो कि जिना हाउस है, आपका क्या ख्याल है कि वो बड़ा आसानी से बर्दाश्त किया रियासत ने बर्दाश्त नहीं किया और इसी वजह से उन्होंने सिर्फ अपने लोग थे और उस दिन यानी जानों का नुकसान होने से बचाने के लिए तसादुम को छोड़ दिया, जो कुछ वो कर रहे थे मौब उसको करने दिया। जो सवाल उठता है और सवाल का जवाब इसमें काफ़ी नहीं है ये कि जी क्योंकि इनको किसी ने रोका ही नहीं, चलते ही गए, वो चलते ही गए, इनको रोका नहीं। वो कहते जी इसलिए नहीं रोका क्योंकि फिर तशद्दुद हो जाता, फिर झगड़ा हो जाता, फिर सिविल वॉर हो जाती, इस तरह की सिचुएशन। हालांकि उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं कि हमें बड़े दिनों से पता था कि ये तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी। तो ये जो है ये वाला जो लाहौर कोर कमांडर के अटैक हुआ जो कि कंडेमनेबल है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये ज़रूर उठता है कि उनको रोका क्यों नहीं गया। कोई इस गलत फहमी में था कि इस पर भी रियासत खामोश रहेगी या इस पर भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं या उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या नौजवान नस्ल जो है वो उनको फॉलो करती है। तो ये कतई तौर पे इसकी दलील नहीं थी या जवाज़ नहीं बनता था रियासत को हरकत में आना था, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों को तो शिकायत ये भी हैं कि जिस तेज़ी के साथ ये काम होना चाहिए था उस तेज़ी के साथ नहीं हुआ। रियासत का ऑब्वियसली उसके बाद जो रद्द अमल है, बहुत से सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया गया। अब आई थिंक एक रियासत और आप कह सकते हैं कि गैर रियासती जो अनासर हैं उसमें एक डिफरेंस होता है कि भले जो गैर रियासती अनासर हैं उसका जो जुर्म है जितना मर्ज़ी बड़ा हो, उसमें जो सबसे अहम फैक्टर है आई थिंक कि रियासत को फिर कानून और कायदे के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। अब ये सारे के सारे मुकदमात जो हैं इनके ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में चल भी रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें लगभग जो नॉमिनेट किए गए मुलजमान उनके अलावा जो नामालूम रखेंगे उस फिगर को अगर क्लब किया जाए, इकट्ठा किया जाए तो ये 3000 के लगभग फिगर बनती है। लेकिन पुलिस अब तक 600 से ज़ायद मुलजमान को शायद गिरफ्तार नहीं कर पाई। उन पे मसला पैदा हुआ कि उनका मुकदमा कहाँ चले। पाकिस्तान के कानून में बहुत पुराने अरसे से गुंजाइश रही है कि इसको जो फौजी के अदालतों फ़ौज के जो मामलात हैं या फ़ौज के जो मकामात हैं उन पर जो हमला करेगा उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में, फ़ौजी अदालतों में चलाया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स का मैटर जो है ना अब सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि ये
मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो ट्रायल हो रहा है, ये हो सकता है या नहीं। सवाल तो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल है ना, तो माजी में तो सिविलियन, बहुत से सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हो चुकी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नदियाल नामी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जाने से वो 1 घंटे 2 घंटे पहले एक फैसला जारी फरमाया कि इसकी जो वीडियो मशहूर है, आपको मालूम है ना, उनकी सास की, और वो उसके बाद जो है उन्होंने कहा ट्रायल नहीं हो सकता। तो अब उसके ऊपर जो है वो अपील चल रही है। तो ये इसका इशू है और इस पर साफ ज़ाहिर है लोग ये कहते हैं कि अगर पहले बलोचियों पे, बंगालियों पे या पठानों पे या और लोगों पे ऊपर इस तरह के जराइम करने में इन अदालतों में मुकदमेबाजी हुई है, अब अगर ये लाहौर में, पिंडी में मसला होता है और एक ख़ास इलाके का लीडर है नियाजी साहब, तो क्या उन लोगों पे ये मुकदमा इस कानून में न चले जो पहले चलता रहा है? एक तरफ तो ये व्यू है और दूसरी तरफ व्यू है कि नहीं, हकूक़ इंसानी के मामला आगे बढ़ गए हैं, तो लिहाजा इस वजह से सिविलियन कोर्ट इसका जो है वो मुकदमा चलाएं। अभी तक 1 साल हुआ है, उनको सज़ा नहीं मिल सकी, ये बहुत ताख़ीर हो चुकी है। लेकिन ये बात आपको बताऊं कि इसमें ताख़ीर की एक बड़ी ऑब्स्टिकल जो थी वो अदलिया के अंदर वो ऐसे जजेज़ हैं जो कि या तो अंडर प्रेशर आ जाते हैं वकला के, क्योंकि पीटीआई की जो वकला है ना बहुत बड़ी तादाद में है, और वो वकला यानी ट्रायल कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जिनकी बेलें लगी हुई हैं वहाँ पर जनाब पूरी के पूरी जो है ना वो यानी कमरा अदालत को भरा हुआ होता है वकला से, तो अंडर प्रेशर ले आते हैं जजेस को। जो लोग मुलव्विस हैं, जो लोग वाकई ठोस सबूत की बुनियाद पर जेल में हैं, उनको सज़ाएं मिलनी चाहिए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए ताकि आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो ये अमल दोहराए। और जहां एविडेंसेस किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं तो उनको जेल से बाहर लाएं ताकि ये मामलात आगे चलें। और जब तक ये चीज़ें आप हल नहीं करेंगे, अवाम का भी जो अदलिया पर एतमाद है वो बहाल नहीं होगा। सो ये जो तमाम अदालती अमल है इसकी रफ्तार को मज़ीद आगे करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो जेलों में हैं, ना फौजी अदालत में उनके मुकदमे चले हैं, ना सिविल अदालत में चले हैं, और अगर चले भी हैं तो उनके फैसले जो हैं वो सामने नहीं आ सके, सुप्रीम कोर्ट ने उससे रोक रखा है। तो अब ये जो कैदी हैं इनसे एक हमदर्दी पैदा हो रही है, क्योंकि कई माह हो गए हैं, बल्कि कमो बेश 1 साल गुजर गया है, और ये लोग जो हैं इनका कोई मालूम नहीं हो रहा कि इनका जुर्म क्या है और उनको सज़ा क्या मिलनी है। जो सिस्टम इस वक्त है, जो निज़ाम अदल इस वक्त है, जिसमें जजेस तकसीम है और उनका वाज़ेह रुझान है पीटीआई की तरफ, उनका नरम गोशा है, तो मैं नहीं समझता कि ये इस अदलिया के साथ, इस मीडिया के साथ, इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इस कमज़ोर सियासी हुकूमत के साथ जो कि एक हाइब्रिड निज़ाम के सर पे एक बिठाई हुई है सिर्फ दिखावे के लिए, मैं नहीं समझता कि इमरान खान को कुछ भी अवामी सतह पे, कानूनी सतह पे कोई नुकसान है। एक बात आपको मैं बताऊं कि जो इस वक्त सहूलतकारी फराम कर रहे हैं 9 मई के मुलजमान को, कोई भी वो रियासती इदारा है या रियासती इदारे के अंदर काम करने वाला है, वो ये बात याद रखे कि इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगी रियासत। एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि 9 मई के जो जितने मुकदमात हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फिर लोग बात करते हैं जी कि अभी तो इतने लोगों की ज़मानतें हो चुकी हैं, तो बाकी कुछ लोगों को इस वक्त आर्जी रिलीफ मिल गया है अदालतों से, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अदालतें उनको छोड़ दें। ये एक लिमिट्स जो हैं, एक रेड लाइन ड्रॉ करनी है। रियासत पाकिस्तान ने बताना है कि ये हमारी रेड लाइन है, इस रेड लाइन को कोई भी अगर जो है वो अबूर करने की कोशिश करेगा तो वो जलकर खाक हो जाएगा। उन किरदारों से भी पूछना चाहिए कि जिन्होंने ये पौधा लगाया था, जिन्होंने इस ग्रुप की, तहरीक इंसाफ की ब्रेन वॉशिंग की, जिसका नतीजा हमें जो 9 मई को वाक़यात हुए उसकी सूरत में हमें मिला, तो कम से कम उन किरदारों के ख़िलाफ़ अगर मैं समझता हूँ कि कार्रवाई नहीं भी हो सकती, तो कम से कम वो बड़े आज भी क्या कहते हैं कि एक तकब्बुर से, एक प्राइड के साथ जो अपनी छातियों के ऊपर तमगे लहराते हैं, कम से कम वो तो उनसे वापस ले लें। जब तक हम ये एक जो इंसाफ का जो मयार है
वो यकसा नहीं होगा तो आई थिंक फिर मेरा ख़दशा है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो मुस्तकबिल में भी फिर होते रहे। मेरे ख़्याल में अगर हमारे मुआशरे ने और सियासी जमातों ने इस पर कोई संजीदा इक़दाम नहीं उठाए तो फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को, इस इलाके को और दुनिया को बहुत संगीन ख़तरात लाहक होंगे। जो मई 9 पे जो रियासती जो चीज़ों पर, सिंबल्स पर अटैक हुआ है, उस इशू की तह तक पहुंचना, उस इशू पर जो लोग जो ज़िम्मेदार हैं उसके और एविडेंस लेके जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा देने की बजाय ये मामला 1 साल से तूल पकड़ता रहा है। बात एक बिखर गई है और अब इस पर लगता ही है कि जैसे बातचीत कह रहे हैं जी करें गवर्नमेंट और ये पीटीआई वाले जो उनकी अपनी जो हिकमत अमली है वो एक ये हिकमत अमली है कि कहना जी नहीं ये हमने नहीं किया, ये हुकूमत वक्त ने उस वक्त ही करवाया है और ये बात जो है ये जाहिर है ये इट्स नाइदर है नॉर देयर, सामने नज़र आ रहा है जो गड़बड़ हुई है उसके नतीजे तक पहुंचना लाजमी है। सो अगर आप वाकई चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और इसी से हल निकले, इसी से मामलात आगे बढ़ें, तो आपको ये जो लफ्ज़ी गोलाबारी है ना उसको बंद करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अगर आपने तय करने हैं, आपने सीज़ फायर करना ही करना है, उसके लिए आपको हथियार डालने ही पड़ेंगे। और इस वक्त खान साहब जेल में होने के बावजूद अपने हथियार डालने को तैयार नहीं है। वो जो लफ्ज़ी गोलाबारी है जिसमें वो आर्मी चीफ से लेके और न जाने किस किस पे इल्ज़ामात लगाते हैं, अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, अपनी अहलिया के हवाले से भी वो ये बात करते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि एक तरफ आप सख्त इल्ज़ामात का और बग़ैर किसी सबूत के बहुतान तराशी का सिलसिला भी जारी रखें और फिर ये भी तवक्को रखें कि मुज़ाकरात हों, हमसे बात हो और हमारी बात बने। और अगर हमें आगे बढ़ना है तो 9 मई को भी भुलाना होगा और उससे सबक भी हासिल करने होंगे। हमारे कौमी अदारे जो हैं और हमारे दिफाई तनसीबात जो हैं उन पर इस तरह का हमला दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा अपने आप को हालत जंग में रखें और अपनी कौम को, अपने अदारों को उलझाए रखें। इमरान खान का जो रवैया था फैशिस्ट का और एक मुतलकल अनान हुक्मरान का, उस रवैये की सज़ा उन्हें भी मिल रही है। काश उन्होंने अच्छे रवैये इंट्रोड्यूस करवाए होते, बेहतरी की सियासत की होती, साथ सबको लेके चलने की सियासत की होती, तो शायद आज वो ये दिन ना देखते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कंक्रीट उसमें टर्म में जाएं तो अभी तक उन्हें उनके जो बहुत मेजर केसेस हैं, बहुत जो मजबूत केसेस हैं, उनमें उन्हें सज़ा नहीं हुई। वो तो एक 9 मई के वाक़े की वजह से अंदर हैं, वरना रियासत देख लें, अदलिया देख लें, मीडिया देख लें, इवन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनकी कितनी सपोर्ट आज भी मौजूद है। इस मुल्क का हाइब्रिड निज़ाम ये समझता है कि उन्होंने जुर्म किया है, उन्होंने लाइनें क्रॉस की हैं, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो फिर इस निज़ाम अदल को और इस हाइब्रिड निज़ाम को अब तक उन्हें सज़ा देनी चाहिए थी। और अगर वो मासूम हैं और उन्होंने कोई इस प्रोसिक्यूशन के पास, इस निज़ाम के पास उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, तो उन्हें बाहर होना चाहिए और उन्हें अपनी पार्टी चलानी चाहिए। जो सबक है कौमी तौर पर वो तो बड़ा वाज़ेह है कि आप अगर सियासी ताकत में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बतौर सहाफ़ी हमने पाकिस्तान के अंदर बहुत सा फसाद कवर किया है, बहुत सारे हंगामे कवर किए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात कवर किए हैं, कुदरती आफ़ात कवर किए हैं, इलेक्शन का वायलेंस कवर किया है, लीडरान के हमने नखरे कवर किए हैं और लीडरान के हाथों लोगों को गुमराह होते हुए हमने देखा है। अच्छी बातें भी कवर की हैं, लेकिन हंगामा हमने ज़्यादा देखा है। लेकिन ये पहली मर्तबा है कि जब सियासी वसाइल को इस्तेमाल किया गया रियासत को नथ डालने के लिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करती, वो इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है। असल में ये लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट एक इस्तारा है जो वो इस्तेमाल करते हैं फ़ौज के लिए, और फ़ौज एक इस्तारा है जो वो इस्तेमाल करते हैं उन कोर कमांडर्स के लिए और सरबराह के लिए जो फ़ौज को लीड करते हैं। तो ये पहली मर्तबा हमने देखा है कि इतने बड़े पैमाने पर पब्लिक लेवल के ऊपर वसाइल को इस्तेमाल किया गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए पैगाम है, जो इससे गलत पैगाम अखज़ करना चाहती हैं, वो ये है कि अगर आपके पास स्ट्रीट गर्म रखने के बहाने मौजूद हैं तो आप पाकिस्तान में कुछ भी कर सकते हैं। जो अदलिया के लिए पैगाम है वो बड़ा वाज़ेह है कि अगर हमने सड़क गर्म कर दी तो आपको फिर
अपनी कुर्सियों पर हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले किए बगैर उठने का हक़ नहीं मौजूद। मीडिया को भी ये पैगाम दिया गया है कि हम आप पर अब रिलाय नहीं करते, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है। आप हमें भले दिखाएं ना दिखाएं, स्क्रीन से हटाएं ना हटाएं, हमने अपना काम करना है। और ये बड़े स्ट्रॉन्ग लेसन्स हैं 9 मई से जो हमारे सामने आते हैं कि मीडिया के ऊपर कवरेज ना होने के बावजूद, अदालती सहूलत ना होने के बावजूद किस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग को इस्तेमाल किया गया और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों की जहन को ख़ास किस्म की साख्त देते हुए आपने उनको बतौर कैनन फॉडर इस्तेमाल किया। तो बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं।